हेलो। तो हम करेंगे आज 3 और 5 मार्क्स की इंपॉर्टेंट वन थॉट रिवीजन और चैप्टर है हमारा अल्टरनेटिंग करंट। इसमें हम करेंगे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो आपके एग्जाम में आते हैं 5 मार्क्स से, और एक क्वेश्चन यहाँ से वन श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपका आएगा, और एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स और 1 मार्क्स में क्वेश्चन भी यहीं से आते हैं। तो ये हमारा पार्ट 1 है, और पार्ट 2 दो पार्ट में आपको लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो हमारे और यूट्यूब चैनल, जिसको अभी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फिजिक्स के लिए, कंप्यूटर के लिए और एक्सेज अकेडमी और सब सब्जेक्ट्स के लिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा पूछा जाता है एक अल्टरनेटिंग करंट ना। एसी करंट क्या है? एसी करंट क्या है? एसी करंट ऐसा है जो अपना डायरेक्शन चेंज करता है टाइम के साथ। ठीक। इसमें हम जब भी हम बात करेंगे एसी करंट, तो एसी करंट के लिए बात करेंगे तो याद रखना हमसे पूछा जाता है सबसे पहले एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू। ये क्वेश्चन आपका आता है हमेशा एग्जाम में, याद रखना 2 मार्क्स में। तो 2 मार्क्स में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो ये 2 मार्क्स क्वेश्चन में आएगा। याद रखना हम इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में बता देंगे इसका आंसर। तो क्या होता है एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू? ठीक है। तो द एवरेज वैल्यू ऑफ एन एसी ओवर एन हाफ साइकिल, मैंने कहा था कि जो एसी करंट होता है वो कैसा फॉर्म में चलता है, वो हमें चलता है एक साइकिल के फॉर्म में, है ना, कुछ इस टाइप से। इसे बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ये पहले ऊपर जाएगा इंक्रीज, फिर ये जाएगा नेगेटिव, इसे बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, है ना। ये हो गया हमारा करंट और ये हो गया टाइम के साथ। ठीक। इसे बोलते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल, और नीचे को बोलते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल। ठीक है। और नीचे लोग क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं लोग नेगेटिव हाफ साइकिल बोलते हैं। ठीक है, सबको पता होगा। तो कहता है द मीन वैल्यू ऑफ एन एसी ओवर एन हाफ साइकिल के लिए, है ना, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, किसी एक के लिए रखना। तो एवरेज वैल्यू हमेशा निकालते हैं हाफ साइकिल के लिए, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। इज दैट वैल्यू ऑफ डीसी, यानी एवरेज वैल्यू एसी वो एवरेज वैल्यू ऑफ एसी वो वैल्यू है, वो उस डीसी वैल्यू के इक्वल होता है, विच वुड सेंड द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, जो कि उतना ही चार्ज भेजे थ्रू ए सर्किट एज सेंड बाय द एसी थ्रू द सेम सर्किट इन द सेम टाइम। यानी अगर आप एसी करंट का हाफ साइकिल का जो एवरेज वैल्यू निकालते हैं, तो जो एवरेज वैल्यू आती है एसी करंट के हाफ साइकिल के लिए, वो उस डीसी वैल्यू के इक्वल होगा जो सेम टाइम में सेम चार्ज भेजे। यानी 1 घंटे में 10,000 चार्ज। तो 1 घंटे में 10,000 चार्ज अगर डीसी भेजता है, तो एसी करंट का भी एवरेज वैल्यू वही होगा जो 1 घंटे में 10,000 सेंड चार्ज को सेंड करे। इसका फॉर्मूला याद रखना है ना। एवरेज वैल्यू ऑफ हाफ साइकिल के लिए क्या होती है? आई की वैल्यू होती है। इसको हम यूज करते हैं डेरिवेशन के लिए। तो क्या होता है 0 से t/2, हाफ साइकिल यूज करें तो टाइम भी क्या होगा हमारा? हाफ, है ना। ये जो टाइम होता है ये टाइम कितना होगा? ये टाइम भी होता है हाफ टाइम। ये t/2 टाइम है। तो हम बात करते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल की। तो टाइम कहाँ से कहाँ होगा? 0 से t हाफ टाइम हाफ के लिए। आई डी टी करने से आपका निकल जाएगा चार्ज ना। करंट इनटू टाइम होता है चार्ज, डिवाइड बाय हम निकाल रहे हैं एवरेज वैल्यू, तो करिए हो गया चार्ज डिवाइड बाय टाइम, है ना। तो टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल टाइम करेंगे तो आ जाएगा आपका करंट। ठीक है, ये हो जाएगी एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट। तो इसको आप हिंदी में बोल सकते हो प्रत्यावर्ती धारा का अदचक धनात्मक या ऋणात्मक में औसत या मध्यमान उस दिष्ट धारा मतलब डीसी करंट के तुल्य होता है, जो किसी परिपथ में उतनी ही मात्रा में आवेश प्रवाहित करने दे जितनी प्रत्यावर्ती धारा उतने ही समय में उसी पथ में किया जाता है। यानी जितना डीसी वैल्यू चार्ज फ्लो करेगा जितने टाइम में, उतने ही टाइम में एसी करंट की एवरेज वैल्यू भी उतनी ही करंट फ्लो करेगी। इसका भी फॉर्मूला याद रखना, सेम फॉर्मूला हो गया। अब आता है कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या पूछा जाता है, ये 2 मार्क्स से पूछा जाएगा। 5 मार्क्स में क्या आएगा क्वेश्चन, तो याद रखना 5 मार्क्स में क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाएगा इसका क्या होता है एवरेज वैल्यू, ये प्लस आपसे पूछा जाएगा इसका डेरिवेशन। तो ये डेरिवेशन है जो 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। पूरा अच्छे से दिखाना, समझाता हूँ, है ना। ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो आपके 5 मार्क्स में आता है, और ये क्वेश्चन एक श्योर शॉट आपको क्वेश्चन मिल जाएगा एग्जाम में। ठीक है, ये आएगा आपका 5 मार्क्स के लिए। ठीक है। तो यह करना है, हमने बताया था ये हमारी होती है, देखो ये मैंने लिखा था एवरेज वैल्यू कितनी होती है आई, एवरेज वैल्यू कितनी होती है 0 से t/2 आई डी टी डिवाइड बाई 0 से t/2 टी टी। ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट का फॉर्म क्या होता है रखना। अल्टरनेटिंग करंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये होता है अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन। तो जहां पर आई है वहां पर पुट कर देते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक। नीचे जो टर्म दिया है ना 0 से t/2, जो नीचे का टर्म लिखा है 0 से t/2 डी टी, इसको इंटीग्रेट करने पर आ जाएगा t/2, है ना। ऊपर आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी हो जाएगा। तो ये इस ये टू नीचे t/2 है, ऊपर जाकर 2/t बन जाएगा। ये आई नॉट कॉन्स्टेंट है तो आई नोट को बाहर कर दिए, क्या बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम 0 से t/2 साइन ओमेगा टी डी टी। साइन ओमेगा टी का आप निकालोगे, अगर डिफरेंस इंटीग्रेट करोगे तो ये होता है माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाई, सिंस यहाँ पर टी के साथ मल्टीप्लाई है ओमेगा, तो ओमेगा से डिवाइड कर दो। कहाँ से कहाँ? 0 से t/2 तक।
ठीक है, इसको वैल्यू पुट करते हैं और हमें पता है कि ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है 2 पाई बाई टी। तो जहाँ पर नीचे ओमेगा आया है, यहाँ पर दिख रहा है ओमेगा, है ना, यहाँ पर क्या पुट करेंगे हम 2 पाई बाई टी पुट करेंगे। तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे, 2 पाई बाई टी, टी चला जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 2 पाई बाई टी ऊपर चला गया। ठीक, टी से टी कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, बच जाएगा आई नोट बाई पाई ना। तो क्या बच गया आई नोट बाई पाई। और वहाँ पर जो माइनस कॉस ओमेगा टी आया था वहाँ पर पुट कर देते हैं वैल्यू टी/2 और लिमिट पुट करते हैं टी/2 और 0। तो हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी/2 माइनस माइनस ऑफ कॉस ओमेगा 0। तो आई नोट बाई पाई हो गई। इसकी वैल्यू निकालोगे तो माइनस कॉस ओमेगा की वैल्यू मैंने कितनी बताया था 2 पाई बाई टी पुट कर दो तो इंटू टी/2, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी हो गई और इंटू यहाँ पे टी/2 पहले था टी/2 माइनस, और इसकी वैल्यू कितनी होती है कॉस 0 की वैल्यू जाती है 1। तो बाहर माइनस था और अंदर में एक माइनस था तो ये जाएगा -1। तो ये हो जाएगा आई नोट बाई पाई, यहाँ से टी से टी कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल, बच जाएगा पाई। तो ये बन जाएगा माइनस कॉस पाई और ये बन गया माइनस माइनस प्लस। वैल्यू कितनी जाएगी आई नोट बाई पाई और कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, ठीक पूरी वैल्यू बन जाती है 2, है ना। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे बन जाएगा ये वैल्यू बन जाएगी 1 और 1 + 1 हो जाएगा 2। तो कितना आ जाएगा 2 आई नोट बाई पाई। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अगर ये क्वेश्चन आता है डायरेक्टली एग्जाम में तो ये पूछा जाता है आपसे 1 मार्क्स क्वेश्चन में। अगर सिर्फ फॉर्मूला आएगा, अगर एमसीक्यू तो एमसीक्यू में पूछा जाता है डायरेक्टली, ये फॉर्मूला पूछा जाता है 1 मार्क्स में। और 5 मार्क्स में पूरा का पूरा आपको करना पड़ेगा डेरिवेशन। ठीक है, तो डेरिवेशन को याद रखो, इतना ही डेरिवेशन है, बहुत लंबा चौड़ा डेरिवेशन नहीं है, मैंने एक एक स्टेप को अच्छे से लिखा हुआ है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके फिर से देखोगे तो बातें सब समझ आ जाएगी। ये पूछा जाता है एवरेज वैल्यू निकालना है एसी करंट की, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 2 आई नोट बाई पाई। आई नोट क्या है, आई नोट को हम लोग हमेशा बोलते हैं पीक करंट। ठीक है, तो याद रखना कि यहाँ पर जो आई नोट क्या है, तो यहाँ पर आई नोट है, इसको बोलते हैं पीक करंट, मतलब मैक्सिमम करंट, इसको बोलेंगे हम लोग पीक करंट। बात समझ आ गई। ये था हमारा एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट। बात करते हैं, हमारा सेकंड डेरिवेशन है, सेकंड इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आता है, इसको बोलते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट क्या होती है। ठीक है, क्या आरएमएस वैल्यू ऑफ क्या होती है। तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी देखो, हिंदी में कंप्लीट ट्रांसलेट है सेम टू सेम। तो कहता है इट इज द वैल्यू ऑफ डीसी। तो ये आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी उस डीसी के इक्वल है जो कि विच प्रोड्यूस सेम हीट इन गिवन रेजिस्टेंस इन द गिवन टाइम। तो एसी वैल्यू की आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट उस डीसी करंट के इक्वल होती है जो कि सेम हीट प्रोड्यूस करेगा सेम रेजिस्टेंस में इन सेम टाइम में, है ना। क्या कर रहा है कि आरएमएस वैल्यू आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी उस डीसी के इक्वल है जो कि सेम हीट प्रोड्यूस करेगा सेम रेजिस्टेंस में सेम टाइम के लिए। तो it is the value of DC which would produce same heat in the given resistance in the given time as it done by the alternating current when passes through the same resistance for the same time। तो उतने ही समय में एसी करंट भी उतनी ही और सेम रेजिस्टेंस में उतनी ही हीट प्रोड्यूस करे जितने समय में डीसी करंट क्या करता है, हीट जनरेट करता है। तो उसमें जो डीसी वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी के इक्वल होगी। इसका फॉर्मूला रखना, आरएमएस वैल्यू क्या होती है, इक्वल आरएमएस इक्वल टू होता है √/0 से टी, है ना। याद रखना ये फुल साइकिल निकालते हैं, ये हाफ साइकिल फुल साइकिल दोनों के लिए वैलिड है ना। ये फुल साइकिल और हाफ साइकिल दोनों के लिए वैलिड है। मैंने यहाँ पे जो डेरिवेशन किया वो मैंने फुल साइकिल पे किया है ना, जबकि याद रखना एवरेज वैल्यू ओनली फॉर हाफ साइकिल। तो 0 से टी, है ना, हीट का फॉर्मूला क्या होता है I²T, है ना, I²RT होता है। तो इसको लिखेंगे 0 से टी I²DT डिवाइड बाय 0 से टी dt, है ना। ये होता है, इस फॉर्मूला को याद रखना। इसको आरएमएस वैल्यू बोलते हैं, इसको वर्चुअल वैल्यू बोलते हैं, इसको एपरेंट वैल्यू बोलते हैं। इसको 3 डिफरेंट नाम है, तो हम अभी यूज कर रहे हैं इसका नाम आरएमएस। फॉर्मूला क्या हो जाएगा याद रखना, 1 मार्क्स में पूछा जाता है फॉर्मूला तो इसे याद रखना। 2 मार्क्स में इसका पूछा जाता है डेफिनेशन, तो डेफिनेशन भी याद रखना। तो जब पूछेगा डेफिनेशन तो डेफिनेशन लिख के फॉर्मूला को जरूर लिख देना है। ठीक है, बात करते हैं इसको क्या बोलते हैं हिंदी मीडियम में, तो उसको बोलते हैं मूल माध्य वर्ग का मान। तो यह डीसी का वो मान है जो दिए गए समय में दिए गए प्रतिरोध में उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न करता है जितनी एक ही समय में, यानी उतने ही समय में उसी प्रतिरोध से गुजरने वाली प्रतिवर्ती धारा द्वारा की जाती है। यानी एसी करंट भी उतना ही हीट प्रोड्यूस करेगा। फॉर्मूला सेम है, याद रहेगा आरएमएस वैल्यू।
ये फॉर्मूला आपको लिख के आना है। बात करते हैं इसमें इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस, किसको हम कैसे डिराइव करते हैं। तो ये रहा आपका डेरिवेशंस जो कि आपके आते हैं 5 मार्क्स में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आपसे आरएमएस पूछा जाएगा, नहीं तो आपसे एवरेजली पूछी जाती है। जनरली एक ही पूछा जाता है, आपको दोनों करके जाना है ना। और ये कंफर्म क्वेश्चन आता है हर बार। तो मैंने बताया था यहाँ पर सबसे पहले कि अल्टरनेटिंग करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, आई हम क्या देखो वहां पर रूट था, है ना, बैक में आओगे देखना, तो यहाँ पर आई आरएमएस में लिखा था, है ना। दो साइड स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आरएमएस इक्वल टू ये जो हमारा राइट हैंड टर्म में जो स्क्वायर का रूट का टर्म है, ये स्क्वायर रूट का जो सिंबल बना है वो गायब हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आई स्क्वायर आरएमएस बन जाएगा। तो क्या करते हैं, मैंने इधर आई आर स्क्वायर आरएमएस कर दिया, एक इजी वे के लिए ना, ताकि हमें प्रूफ करने में ज़्यादा टफ ना लगे, इसलिए ताकि वो इजीली प्रूफ हो जाए। तो इसको कर दिया हमने आई स्क्वायर आरएमएस इक्वल टू जीरो से फुल साइकिल के लिए कर रहे हैं तो टी, है ना, टी होता है फुल साइकिल के लिए टाइम पीरियड, आई स्क्वायर डी टी डिवाइड बाई जीरो से टी डी टी। अब पुट कर दो आई की जगह आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो स्क्वायर है तो बन जाएगा आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा डी टी बाई, और नीचे का टर्म हो जाएगा, पूरा करोगे इसको इंटीग्रेट, ये बन जाएगा टी। ठीक है, आई नॉट स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर कर दिया, जीरो से टी कर दिया, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला, क्या होता है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2, बाहर डी टी हो गया, नीचे टी था, है ना। तो ये फॉर्मूला याद रखना कि साइन का थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। यहाँ पे थीटा किसके इक्वल है, ओमेगा टी के इक्वल, तो थीटा की जगह बस पुट कर दो ओमेगा टी। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई टी। तो आई नोट तो कॉन्स्टेंट है, आई नोट स्क्वायर बाहर आ गया था, है ना, ये तो टी है, ये टी भी कहाँ जाएगा नीचे, तो नीचे बन जाएगा 2t, चल दिया 2t, और 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी को इंटीग्रेट करोगे तो हो जाएगा 1 का टी हो जाएगा, माइनस कॉस 2 ओमेगा टी का हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 ओमेगा, यू से 2 पुट करना है। ठीक है, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट टी है तो यहाँ पर टी की जगह को कैपिटल टी माइनस 2 कॉस ओमेगा स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी माइनस, फिर आप क्या पुट करेंगे, टी की जगह जीरो पुट करेंगे तो सेकंड टर्म पूरा जीरो बन जाएगा। ठीक है, टी बन जाएगा आई स्क्वायर बाई 2t, ब्रैकेट में लिखोगे टी माइनस, अब मैंने कहा कि ओमेगा की जगह क्या पुट कर दो 2 पाई बाई टी, है ना, क्या पुट कर दो 2 पाई बाई टी। तो मैंने ऊपर पुट कर दिया 2 पाई बाई टी, आप नीचे भी चाहे तो 2 पाई बाई टी पुट कर सकते हैं। तो ऊपर 2 पाई टी पुट किया, टी 30 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा कॉस 4 पाई, है ना, और कॉस 4 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 4 पाई की वैल्यू होती है हमेशा जीरो। तो ये सेकंड टर्म क्या बन जाएगा, ये पूरा का पूरा टर्म जीरो है ना, देखा मैं पूरा पूरा टर्म क्या है, जीरो बन गया है। तो बन जाएगा आई स्क्वायर बाई 2t इंटू टी माइनस जीरो, तो टी ऊपर आ गया, टी से टी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ से टी कैंसिल हो जाएगा, तो बन जाएगा आई स्क्वायर बाई 2। तो ये आई स्क्वायर आर एम एस की वैल्यू हो गई आई नोट स्क्वायर बाई 2, तो आई आर एम एस की वैल्यू हो जाएगी आई नोट बाई √2। ये भी फॉर्मूला है, याद रखना, है ना, फॉर्मूला हमेशा याद रखना। हमसे आई नोट को बोलते हैं पीक वैल्यू करंट, और ये फॉर्मूला पूछा गया था आपका नीट 2022 का क्वेश्चन था, देख लेना, यही वाली फॉर्मूला बस पूछ लिया था उन्होंने, है ना। तो नीट वही बड़ा इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं चैप्टर से, समझ गया, ये आपके 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, पढ़ के जाना चाहिए। अब बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट हो गया, है ना। अब अल्टरनेटिंग करंट में कौन सी चीज़ हम यूज करते हैं, जैसे हमने पढ़ा है रेजिस्टेंस पढ़ा है, हमने पढ़ा है कैपेसिटर ही पढ़ा था, और हमने पढ़ा था इंडक्टर। ठीक है, तो हम बात करते हैं, इसको बोलते हैं प्योर इंडक्टर यानी इंडक्टिव सर्किट, है ना, एक ऐसा सर्किट जिसमें हम अल्टरनेटिंग करंट पास कर रहे हैं, और उसमें क्या लगा है, सिर्फ इंडक्टर लगाया और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर एक सिंबल बनाया है, ये एल हो गया इंडक्टर, यहाँ पर एस में एक सोर्स लगाया है जिसका वोल्टेज क्या है, ये भी अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो हमने पढ़ा है कि इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, वी इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी, है ना, याद रखना ये फॉर्मूला होता है, इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, तो यहाँ से आप हम चाहे तो डी आई, है ना, तो यहाँ से डी आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो यहाँ से डी आई का फॉर्मूला हो जाएगा वी डी टी डिवाइड बाई एल। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, तो है ना, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, तो वी की जगह हो जाएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी पुट कर लो, है ना, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिखा है, वी की वैल्यू वी नॉट साइन ओमेगा टी, है ना, वी की जगह क्या पुट करना है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो वी की जगह पुट कर देंगे वी नॉट साइन ओमेगा टी, और हो जाएगा डिवाइड बाई सी हो जाएगा एल। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट, आगे करते हैं, देखो वी नॉट बाई एल कॉन्स्टेंट है, बाहर कर दिए, और हमें टोटल करंट निकालना है,
कि इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है ना। यानी करंट का इक्वेशन क्या होगा, हमसे पूछा था करंट का इक्वेशन पूछा जाता है, हमें इंड्यूस ईएमएफ गिवन रहेगा, हमें निकालने में पूछा जाता है करंट की वैल्यू। तो वी नोट बाई एल बाहर आ गया, इंटीग्रेट करेंगे किसे, साइन ओमेगा टी डी टी को। साइन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा। ठीक है, तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो बन जाएगा वी नॉट बाई ओमेगा एल। और ये जो साइन है माइनस साइन रखना, इस माइनस साइन को मैंने कहाँ लिख दिया, इस माइनस साइन को मैंने लिख दिया बाहर। ठीक है, अब ओमेगा की वैल्यू पुट करते कहाँ से कहाँ तक, है ना। तो उसके बाद हमने बाहर पुट कर दिया। अभी देखो हमने क्या कोई लिमिट नहीं लगाया है, ठीक है, हम बिना लिमिट का काम कर रहे हैं, सिर्फ हम, क्योंकि हमें टाइम पता नहीं ना कहाँ से कहाँ, तो हम इसे हम कहते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल। तो क्या करते हैं, इस माइनस साइन को लिख दिया बाहर, है ना, ये बन गया साइन बाहर माइनस। और कॉस ओमेगा टी के लिए कितनी होती है, साइन ओमेगा टी माइनस टी, है ना, क्या बन जाएगा, साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। तो माइनस मैंने बाहर लिख दिया। और कॉस के लिए कितनी होती है, कॉस को साइन में चेंज करना है, तो साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें, बाहर माइनस साइन है तो अंदर मल्टीप्लाई को क्या बन जाएगा, सबका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, इसको चाहे तो आप चेंज कर सकते हो माइनस साइन से, क्या बन जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ठीक है, और इसको क्या लिख पाएंगे, फिर हम यहाँ से लिख पाएंगे कि ये जो वी नॉट बाई ओमेगा एल है, इसको हम क्या डिनोट कर देंगे, इसको हम अलग सिम्बल्स यूज कर लेंगे, इसको लिख देंगे हम आई नॉट। तो जहाँ पर वी नॉट ओमेगा एल लिखा हुआ है ना, जो वी नॉट ओमेगा एल है, इसके मैंने क्या लिख लिया, आई नॉट। तो बन जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ये होता है आपका फॉर्मूला हो जाएगा किसका, करंट का, यानी इंडक्टर में कितना करंट फ्लो करेगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो ये था हमारे पास ईएमएफ का फॉर्मूला, वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे, और ये हमारे पास हो गया करंट का फॉर्मूला। दोनों में चेंज क्या है, तो वी नॉट आई नॉट तो करंट और वोल्टेज के लिए हो गया। अब यहाँ देखोगे कि वोल्टेज में था साइन ओमेगा टी, जबकि करंट में क्या है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, मतलब एंगल माइनस पाई बाई टू, यानी जो करंट में है का जो फेज है वो माइनस पाई बाई टू है, इसमें पाई बाई टू और सब्ट्रैक्ट करो यानी पीछे। तो आगे कौन है, यहाँ पर ईएमएफ किसका ज्यादा है, यहाँ पर ईएमएफ जो फेज एंगल किसका ज्यादा है, वोल्टेज का, क्योंकि वो ओमेगा टी है। और जो कॉस जो करंट का फेज एंगल कितना है, वो है ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, मतलब पाई बाई टू एंगल पीछे चले जाओ। तो कहते हैं इन प्योर इंडक्टिव सर्किट, तो क्या कहते हैं, इन प्योर इंडक्टिव सर्किट करंट ऑलवेज लैग बिहाइंड द ईएमएफ बाय पाई बाई टू। तो जब भी आपका इंडक्टिव सर्किट होगा, उसमें जो करंट होगा वो हमेशा वोल्टेज से पाई बाई टू एंगल लैग करेगा, यानी पीछे रहेगा। और ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें जो ईएमएफ होगा वो हमेशा लीड करेगा अल्टरनेटिंग करंट से बाय पाई एंगल पाई बाई टू, है ना। ऐसा बोल सकते हो, या तो करंट पीछे है पाई बाई टू, या बोल दो ईएमएफ आगे है करंट से पाई बाई टू। ठीक है, ये फॉर्मूला पूरा का पूरा जो मैंने डेरिवेशन बताया, यही पूरा डेरिवेशन हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी है, तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी सेम डेरिवेशन है ना, कोई भी चेंज नहीं है। बात समझ आ गई, ये किसके था, ये प्योर इंडक्टिव सर्किट था, है ना, इसको लोग बोलते हैं शुद्ध प्रेरकत्व, है ना, तत्व, ये प्योर इंडक्टर बोलते हैं, है ना, प्योर परिपक्व परिपथ, मतलब प्योर इंडक्टिव सर्किट। ठीक है, सेम डेरिवेशन जब आप देख लेना, स्टार्टिंग से एंड तक सब कुछ सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, बात करते हैं आगे, इसको बोलते हैं प्योर कैपेसिटिव सर्किट, है ना, इसे क्या बोलते हैं, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, मतलब एक ऐसा सर्किट जिसमें क्या लगा हो, ओनली कैपेसिटर लगा हो, उसे क्या बोलते हैं, प्योर कैपेसिटिव सर्किट बोलते हैं, है ना। और फॉर्मूला क्या होता है, हम पता है कि Q इक्वल टू होता है C इंटू वी, है ना। किसी कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर होगा, आपका फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू C इंटू वी। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई सी, एंड Q इक्वल टू सी भी होता है, तो Q इक्वल टू C इंटू वी नॉट, है ना। V की जगह क्या लिख दिया मैंने कहा जो हम अल्टरनेटिंग जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं सोर्स, वो हमारा अल्टरनेटिंग नेचर का है, उसका फॉर्मूला क्या है, वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, कितना हो जाएगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो हमने क्या पुट किया, बस सिंपल हमने क्या कर दिया यहाँ का, जहाँ वी की जगह लिखा दिया वी नॉट साइन ओमेगा टी। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी, है ना, जब चार्ज को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिलता है करंट। और हम कौन सा करंट निकालना चाह रहे हैं, हम अल्टरनेटिंग करंट निकालना चाह रहे हैं कि इस कैपेसिटिव सर्किट से करंट का इक्वेशन क्या होगा, अगर वोल्टेज का इक्वेशन वी नॉट साइन ओमेगा टी है तब। तो क्या करेंगे, डी अपॉन डी टी, और क्यू के लिए पुट कर देंगे सी वी नॉट साइन ओमेगा टी
इसमें सी और वी नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो डिफरेंशिएट करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे ओनली साइन ओमेगा टी को करेंगे डिफरेंशिएट, तो ये बन गया सी। तो साइन ओमेगा टी को करेंगे डिफरेंशिएट, तो बन जाएगा कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा कहाँ जाएगा बाहर, मल्टीप्लाई। ठीक, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन गया, यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा हमारा आई इक्वल टू कॉस ओमेगा टी। और देखो इसको और क्या लिख सकते हो, है ना, इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते चाहे तो हम लोग वी नॉट बाई 1 अपॉन ओमेगा सी, ठीक, इंटू कॉस ओमेगा टी, हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और इस वी नॉट बाई वी नॉट अपॉन 1 अपॉन, है ना, हमने लिखा ना, इस वी नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी को लिख सकते हैं हम आई नॉट। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम आई नॉट, तो ये हो जाएगा आई नॉट। और कॉस ओमेगा टी को हम सकते हैं ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, है ना। हम हमेशा आगे का एंगल देखते हैं, फर्दर आगे। तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू की वैल्यू भी कितनी होती है, कॉस ओमेगा टी। तो याद रखना, इसको हम ऐसे कन्वर्ट करेंगे, कॉस ओमेगा टी को लिखेंगे हम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो यहाँ पर देखो, अब वोल्टेज का इक्वेशन क्या था, करंट का इक्वेशन क्या है। तो वोल्टेज का इक्वेशन था वी नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट का इक्वेशन क्या रहा है, वी इक्वल आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। यानी कि जो करंट में एक एक्स्ट्रा फाई एंगल ऐड हो रहा है, वो पाई बाई टू, यानी करंट में जो फेज एंगल है वो पाई बाई टू आगे चल रहा है। तो हम बोलते हैं इन ए प्योर कैपेसिटिव सर्किट द करंट ऑलवेज लीड, लीड मतलब आगे चलता है, द ईएमएफ बाय ए फेज एंगल पाई बाई टू। तो हमेशा फेज एंगल क्या होगा, करंट का हमेशा आगे चलेगा ईएमएफ से, इसमें प्योर कैपेसिटिव सर्किट में। और ऐसा बोल सकते हो द अल्टरनेटिंग वोल्टेज लैग्स बिहाइंड द अल्टरनेटिंग करंट बाय ए फेज एंगल ऑफ पाई बाई टू। और ऐसा ही बोल सकते हो इसमें जो करंट है, जो वोल्टेज है, वो हमेशा करंट से कितना चलेगा, पाई बाई टू एंगल पीछे चलेगा। तो बनाते हैं इसका एक डायग्राम, बनाते हैं कैसा होता है इसका फेजर डायग्राम भी याद रखना। फेजर डायग्राम हमारा ये होता है ना, इसे बोलते हैं फेजर डायग्राम कि अगर ये हमारा वी है तो हमारा करंट कहाँ होगा, करंट हमारा ये होगा, सच दैट कि ये करंट कितना एंगल आगे है, करंट हमेशा इससे आगे है, पाई बाई टू आगे चलेगा। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं फेजर डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, तो याद रहेगा फेजर डायग्राम सबका। चलो ठीक है, ये भी आपका पूछा जाएगा, ये आपके 3 मार्क्स में इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ना। अभी 1 मार्क्स के लेक्चर को हम एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे, जिसमें 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फिलहाल ये पॉइंट याद रहा है इसमें। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी सब कुछ सेम है, डेरिवेशन भी सेम है एकदम, डेरिवेशन सबको याद रखना अच्छे से। ठीक है, डेरिवेशन अच्छे से याद रखना सब कुछ। थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर देते हैं, ये हो जाएगा वी नॉट कॉस ओमेगा टी, और डिवाइड में लिखना 1 अपॉन ओमेगा सी। ठीक है, यहाँ बनाते हैं इसका हम आपको फेजर डायग्राम, फिर इसका फेजर डायग्राम याद रखना कैसे बनता है फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम बनेगा, ये बन जाएगा अगर आपका है वोल्टेज, तो ये रहेगा आपका करंट। ठीक, और इसके बीच में एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा हमेशा पाई बाई टू का, यानी करंट कितना रहेगा हमेशा पाई बाई टू आगे चलेगा करंट, और वोल्टेज क्या रहेगा पीछे रहेगा। ठीक है, एक फॉर्मूला ये भी था, एक सी को बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू कितनी है, 1/ओमेगा टी। इसको हम एक वीडियो लेक्चर में 10-15 के लेक्चर में आपको हम अच्छे से एक्सप्लेन करा देंगे इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, है ना, उस पर 1 मार्क्स के क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने जो आपको बताया था, यही एंगल मैंने यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, करंट और वोल्टेज, है ना। तो ये हो गया आपका वोल्टेज इधर है, ठीक है, ये अगर आपका वोल्टेज है तो ये हो जाएगा आपका करंट। ठीक है, कितना एंगल आगे रहेगा हमेशा, करंट हमेशा आगे रहेगा 90 डिग्री। चलो बात करते हैं हम, इसको बोलते हैं हम लोग प्योर एलसीआर सर्किट, यानी ऐसा सर्किट, ये क्वेश्चन आएगा आपके 3 मार्क्स में, है ना, ये भी 3 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, एलसीआर सर्किट मतलब एक है सर्किट जिसमें इंडक्टर भी हो, कैपेसिटर भी हो, रेजिस्टेंस भी हो, और इसको हम एक वोल्टेज सोर्स से जुड़े हुए हैं, जिस वोल्टेज सोर्स का कितना है, वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। इसको ऐसे लिख दो कि जो वी की वैल्यू है किसकी इक्वल है, वोल्टेज सोर्स है, इसकी वैल्यू है वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। हम बार बार हम यही यूज करते हैं, वी नॉट साइन ओमेगा टी, एसी सोर्स है, अल्टरनेटिंग सोर्स है। तो वोल्टेज अक्रॉस जो रेजिस्टेंस इंडक्टर होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, देखो सबके अक्रॉस का क्या होगा, अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप होगा, है ना। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसे हम लिखेंगे वी एल, कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसे लिखेंगे हम वी सी। ठीक, और हमारा जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसे लिखेंगे हम वी आर। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखते क्या क्या होगा, वी एल का फॉर्मूला क्या होगा, तो वी एल का फॉर्मूला क्या होता है,
तो वी एल इक्वल टू होता है, वी इक्वल टू होता है आई आर, तो वी एल इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू एक्सएल, है ना। एक्सएल क्या है, इसको बोलते हैं इंडक्ट, इसे बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, है ना। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, लिख लो, एक्सी की वैल्यू होती है ओमेगा एल, ठीक है। वीसी लिखेंगे, वीसी का फॉर्मूला होता है आई इंटू एक्सी, और एक्सी को क्या बोलते हैं, एक्सी को हम लोग बोलते हैं, जो पहला हमारा एक्सएल था, ये हो जाएगा एक्सी, इसकी वैल्यू होती है 1/ओमेगा सी, इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसे बोलते हैं हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इसे बोलते हैं हम लोग कैपेसिटिव रिएक्टेंस। देखो ये वन शॉट रिवीजन है ना, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज आता है हम बस वही बता रहे हैं, इसमें हम कुछ इधर उधर की बातें नहीं बताएंगे जो पूछा जाता है ना। और लास्ट बच गया हमारे पास V इक्वल टू आई आर, आर को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस, ये सबको पता है आर को क्या बोलते हैं, यहाँ पर हम आर को बोलेंगे रेजिस्टेंस। देखो सब सीरीज में लगे हैं, तो सीरीज में क्या कौन सी क्वांटिटी है जो चेंज सेम होती है, करंट, तो समय करंट क्या है, समय करंट आई है, आई आई आई, ठीक। अब याद रखना इसका एक फेजर डायग्राम आता है, पूछे है ना, फेजर डायग्राम कैसे बनता है। तो ये हमारे पास है फेजर डायग्राम, देखो करंट और वोल्टेज, है ना, रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज होगा और जो करंट होता है वो दोनों सेम फेज में होते हैं। तो जिधर हमारा होगा करंट आई, उधर ही रहेगा हमारा रेजिस्टेंस का भी वोल्टेज, ठीक। मैंने बताया था कि जब हम बात करते हैं कैपेसिटर में, तो कैपेसिटर में क्या होता है, वोल्टेज करंट से हमेशा π/2 एंगल पीछे रहता है, मतलब 90 डिग्री पीछे रहेगा, किसका, कैपेसिटर का वोल्टेज। तो कैपेसिटर का वोल्टेज वीसी, ये करंट से कितना पीछे है, π/2 पीछे है। और इंडक्टर में वोल्टेज क्या होता है, वो करंट से हमेशा π/2 आगे रहता है। तो इंडक्टर का जो वोल्टेज है वो VL है, और वो और वो कितना ज़्यादा है, करंट से वो π/2 आगे, यानी VL और VC के बीच एंगल कितना होता है ऐसे सर्किट में, 180 डिग्री का। दिख रहा है ना, VL और VC के बीच एंगल कितना है, 180 डिग्री का। तो कहते हैं VR इज इन द फेज विद द करंट I, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में है, बट VL यानी वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस लीड्स करंट बाय 90 डिग्री, मतलब वोल्टेज जो होगा इंडक्टर के अक्रॉस वो हमेशा करंट से 90 डिग्री आगे चलेगा, और जो वोल्टेज अक्रॉस आपका कैपेसिटर होगा वो लैग करेगा बिहाइंड द करंट बाय 90 डिग्री। और जो वोल्टेज होगा आपका यहाँ पर दिख रहे होगे, इनकी कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो हमेशा करंट से π/2 पीछे चलता है, यानी लैग करता है। यानी VR धारा के साथ के चरण में है, लेकिन VL I से 90 डिग्री आगे रहता है, जबकि VC यानी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर करंट से हमेशा 90 डिग्री पीछे रहता है। तो ये डायग्राम पूरा याद होना चाहिए, 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, ठीक है। डायग्राम याद रहेगा, ये फेजर डायग्राम याद रखना, और ऊपर वो 3 इक्वेशन याद रखना, VL VC और VR का, ठीक है। अब पूछा जाता है इसका पूरा डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, हम बताएंगे आपको करना क्या, याद रखना आपसे पूछा जाता है इम्पीडेंस, है ना। तो सब ने याद रखना, इम्पीडेंस जेड की वैल्यू कितनी होती है, वो लिखेगा, जेड की वैल्यू होती है R² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा R², मैंने अभी लिखा था एक्सएल को लिखा था ओमेगा एल, माइनस एक्सी को लिखा था मैंने 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर, इसको बोलते हैं इम्पीडेंस, ठीक है। ये आपका है फेजर डायग्राम, याद रखना कि इस फेजर, इससे बोलते हैं फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम की वैल्यू कितनी होती है ना। तो ये हो गया आपका फेजर डायग्राम, जेड बना लेना, है ना। इधर आपका होगा नेट रेजिस्टेंस, यानी कि बोलते हैं इंपीडेंस, जेड कहाँ होगा, इधर होगा, और ये एंगल थीटा बनाता है किसके साथ, रेजिस्टेंस के साथ, ठीक है। ऊपर हो जाएगा अगर एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी है ना, ये कब के लिए है, जब एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, तो नेट कितना आएगा, इंपीडेंस ऊपर आ जाएगा, एक्सएल माइन एक्सी नीचे है, एक्सएल ऊपर है, तो ये नेट आ जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी, है ना। देखो ये कितना है यहाँ पर, ये हमारे पास है एक्सी की वैल्यू, ठीक, और ये मेरे पास है यहाँ से लेकर एक्सएल की वैल्यू पूरी ऊपर तक, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना बच जाएगा, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो होगा बस इतना, ये हमारा एक्सएल माइनस एक्सी हो जाएगा, ठीक। तो फॉर्मूला क्या होता है tan फाई का, इसे बोलते हैं फेज एंगल का फॉर्मूला होता है एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, है ना। क्यों, देखो ऐसे हमने ऐसे बना के रखा है ना, ये एंगल हमारे पास फाई है, नीचे आर है, और ये हमारे पास एक्सएल माइनस एक्सी है। तो tan फाई के लिए कितनी होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइड बाई आर, ठीक है। तो याद रहेगा सब कुछ। तो ये था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर से, जो 5 मार्क्स क्वेश्चन और 3 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है। कुछ चीज़ें और इंपॉर्टेंट है जो हम आपको और बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से हम करेंगे सारा वन शॉट रिवीजन।
तो बाकी जो लोग नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और बाकी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि आपको जितना पीडीएफ है वो आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे। और अपने दोस्त के साथ भी शेयर करें, ताकि आप जल्दी जल्दी जो जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहीं से रहेगा। और आप ये देख लेना, जो आपके मॉडल सेट में क्वेश्चन आएगा, मॉडल सेट क्वेश्चन इसी में सही रहने वाला है ना। मॉडल सेट का क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही पैटर्न है पूरा। ठीक है, चलो।